प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद खान। नाजरीन, कराची जो एक दौर में रोशनियों का शहर कहलाया करता था, अब गालबन आफतों का शहर बन चुका है। मेरे अकब में इस वक्त गुल प्लाजा की मशहूर ज़माना इमारत है जो जलकर खंडर बन चुकी है। आग ने जहां कीमती जानें निगल ली हैं, वहीं अरबों रुपए मालियत का सामान भी जलाकर भस्म कर दिया है। अब इसका जवाबदेह कौन है, आइए मुतासरीन से ही जानते हैं। हमारे साथ गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदार मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक पूछते हैं कि यहाँ पर जो मामलात हुए हैं। ये बताइएगा जी कि इदारों की जानिब से हमें मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं आग के हवाले से, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स की बेज़ाब्तियाँ थी, एग्जैक्ट हुआ क्या जिसकी वजह से आग लगी जहाँ पर, और उसके नतीजे में इतना नुकसान हो गया? देखिए, जो हमें जो खबर मिली है उसमें ये हुआ था कि छोटी सी बच्चों की शरारतों की वजह से आग लगी थी। एक दुकान में, आर्टिफिशियल फूल की दुकान थी, थर्माकोल पे आग लगी, फूलों पे आग लगी तो वो फैलती चली गई। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि 5 मिनट में पूरे ग्राउंड फ्लोर को कैसे आग ने लपेट में लिया। तो ये बताइएगा आपका कितना नुकसान हुआ है, क्या तखमीना लगा रहे हैं? अभी हम अपने नुकसान का तो कुछ भी नहीं कह सकते। अभी हमें जो असल में जो फ़िक्र है, जो अंदर लोग हैं, दुकानदार हैं और जो कस्टमर्स हैं, उन लोगों की हमें ज़्यादा फ़िक्र है कि वो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ लोग खबरें आ रही थी कि बीच में कोई मस्जिद में 40 लोग सेफ़ हैं, उन्होंने कॉल करके बताया किसी को, लेकिन बाद में रेस्क्यू करने के बाद 11 अफराद वहाँ से निकले और बाकी का वो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है रेस्क्यू वाले, और वो हिस्सा पूरा जो है कोलैप्स हो चुका है। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, इस तरह की जो मार्केट्स आप पास करते हैं, नक्शा पास करते हैं, तो उस सूरत में पास करें कि जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता आग लगे तो एक पूरा सिस्टम हो बिल्डिंग में एंट्रेंस का और एग्ज़िट का, ताकि आग के कंट्रोल कर सकें, और उसी बिल्डिंग के नक्शे को पास करें जिसमें ये तमाम सहूलतें वो अपने बनवाएँ। फायर ब्रिगेड को इतनी देर क्यों लगी? ये तो उनके कराची का ट्रैफिक है, वो कहते हैं ट्रैफिक की वजह से हमें देर हुई है। ठीक है, अब वो जब आए तो उनका पानी भी नहीं था। अगर वो शुरू में अगर टाइम पर आ जाते तो इतना नुकसान नहीं होता। गुल प्लाजा से सालाना अरबों रुपए का रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान को जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो नक्शे पास किए गए हैं, तो उस वजह से आग को मज़ीद तकवीत मिली है, आग मज़ीद शदीद हुई है, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान में इजाफा हुआ है। यहाँ पे अगर दुकानों की बात की जाए तो औसतन फ़ी दुकान 10 लाख से लेकर 40 लाख 50 लाख रुपए मालियत की यहाँ पर दुकानें मौजूद हैं। सब चीज़ यहाँ जलकर राख हो चुकी है। और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जो जुडिशल कमीशन बनाने का एक मुतालबा किया गया है हुकूमत पाकिस्तान, सब देखते हैं कि उस पर कितना अमल दरामद होता है। मज़ीद यहाँ पर दुकानदारों से पूछते हैं। भाई, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा सीज़न का माल आया हुआ था हाफ़ का, तो कम से कम 30-40 लाख का हमारा न्यू माल अभी मौजूद था, हाफ़ का स्टॉक मौजूद था, और दुकान के अंदर भी ठीक ठाक माल था। खैर, जानी माली नुकसान तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो जानी नुकसान है उसका कौन अज़ाला करेगा। मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारे जो जानी नुकसान हुए उसको कम से कम ये जल्द से जल्द क्लियर करें। कम से कम ये हमें लाशें तो दें, हमें लाशें भी नहीं मिल पा रही क्योंकि हमारे दोस्त हैं, ये मिसिंग है। पानी बार बार ख़त्म हो रहा था, अगर बर वक्त गाड़ी आ जाती, काम हो जाता तो काफ़ी हद नुकसान नहीं होता, इतना लोग बच जाते। जब ये छोटे छोटे हादसा नहीं संभाल पा रहे तो बड़े हादसा कहाँ से संभाल पाएगा ये। गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक पूछते हैं। भाई साहब, हमें ये बताइएगा कि आपकी दुकान यहाँ पर थी, कितना नुकसान हुआ है? जानी नुकसान तो हमारे सामने, माली नुकसान भी सामने है, इस बारे में क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले तो जो जानी नुकसान जो हुआ है उसकी तो कोई कीमत है ही नहीं, सही ना। वो तो आदमी के पास अरबों रुपए पड़ा है ना, किसकी जान में वापस कर दो तो वो वापस नहीं आ सकती। माली नुकसान की बात कर रहे हैं तो हर दुकानदार, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 12 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 50 करोड़ की दुकान में माल लेके बैठा हुआ था। ये कोई छोटी दुकान, छोटी मार्केट नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बेस्ट मार्केट गुल प्लाजा है, जहाँ पूरे पाकिस्तान में माल सप्लाई होता है। ये हब है, और इस मार्केट को बनने में हमने अपनी जान निकाली है। 45 साल इस मार्केट में लगा दी हमने। तो इस मार्केट के अंदर हम लोगों की बचपन से लेके जवानी और बूढ़े हो गए हम, और इसके अंदर हम लोगों ने अपनी पूरी घर भी लगा दिया, अपने पैसे भी लगा दिए, हमें सारी चीज़ें लग चुकी हैं, और आज हम ये ज़मीन पे बैठ गए। हमारे पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं है अभी। दुकानों का वो हाल है कि हम उसको देखकर अब हम दूसरों को हौसला देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, यकीन करें, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हमने अपनी आंखों से अपनी दुकानों को ज़मीन बहुत होते देखा है। अब समझिए कि सिफर में आ गए, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसका हम सबको अच्छा नेमत बदल देगा। और वो तमाम वर्कर्स जो इस वक्त मुतासिर हुए हैं इस मामलात में, हमारे हुकूमत वाला से अपील है कि वो इनके ख़ानदान का सोचें, और ज़रूर सोचें। ये लम्हा फ़िक्रिया है। इस वक्त मेरे साथ मारूफ सनतकार मिर्ज़ा इश्तियाक बेग मौजूद हैं, उनसे भी इस मुतालिक पूछते हैं। मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि
विफाक की जानिब से आप आए हैं यहाँ पर, ये बताइए कि विफाकी सतह पर क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से? देखिए डेफिनेटली वफाक जो है वो बहुत अपसेट है इस चीज़ से। ये सानिया जो है ये कराची का सानिया नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान को दुखी कर दिया इस सानिया ने। और जिस तरीके से एक आग जो है वो फैलती गई है और इतनी जानें इसमें चली गई हैं, तो वफाक डेफिनेटली इससे दुखी है वो भी। और हम सिर्फ इस वक्त ऐसा कर सकते हैं, देखिए इस वक्त हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी तरीके से ये इमदादी काम को बढ़ाया जाए, ताकि वो लोग जो हैं जिनका पता नहीं लगा, मैं अभी आया हूँ कुछ लोगों से मिला हूँ, फैमिलीज़ वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ताकि उनके जो प्यारे हैं, प्यार करने वाले हैं, उनका पता लग सके वो कहाँ पे है। और साथ ही ये है, मेरे ख़्याल से वक्त आ गया है कि हम अपने ये जो है हमारा आग बुझाने का जो सिस्टम है वो बड़ा पुराना हो चुका है, और अब इसके अंदर वो जिद्दत नहीं रही है कि अगर कोई आग होती है तो किस तरह उस पर काबू पाया जा सके। और ये जब भी पॉसिबल है कि जब जो है सब लोग बैठेंगे स्टेक होल्डर्स के। आज अभी आने का मकसद सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी से अपनी यकजहती हमने शो करनी है कि वो अकेले नहीं हैं और हम उसके साथ हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ है। वज़ीर आज़म साहब से आप मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या डिमांड्स रखेंगे और कितने % आपको यकीन है कि वो पूरी होंगी? देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा कराची से बहुत प्यार किया है, और आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े मंसूबे यहाँ पे कराची के अंदर जो आए वो वफाक ने यहाँ पे शुरू किए हैं। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है कि अगर किसी तरीके से वक्त ज़ाया किए बगैर इस जगह, क्योंकि अब ये इस काबिल नहीं रहा, जो थोड़ी बहुत इमारत पड़ी है इसको भी गिराना चाहिए, और एक नया गुल प्लाजा, ताकि वो 1200 दुकानें जो जली हैं उनके लोग अपने पैरों पर दोबारा बहाल हो सकें और खड़े हो सकें। सर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक इमदादी ग्रांट का मुतालबा किया। बोल्टन मार्केट जब गिरी थी तो 3 अरब रुपए का एक पैकेज सदर जरदारी साहब की जानिब से मंजूर किया गया था। इस बार कितनी आप डिमांड कर रहे हैं? देखिए जी, अभी तो हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पे विफाक एक कमीशन कायम करे जिसमें नुकसान का तखमीना लगाया जाए। जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी इनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हम 12 रुकनी कमेटी बना रहे हैं, आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका हम करेंगे। पहले नुकसान का तखमीना निकल जाए कि असल नुकसान हुआ कितना है, हम उसके बाद हम वफाक से ये मुतालबा करेंगे कि वो और सूबा SN की हुकूमत दोनों मिलकर उसी तरह की ग्रांट दे जिस तरह बोल्डर मार्केट को दी गई थी। उसके अलावा इसका कोई और अल्टरनेट नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो है उस वक्त 3 अरब रुपये देगी तो आज का नुकसान बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले में। इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए कितनी लागत आएगी एक अंदाजे के मुताबिक? देखिए, ये मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये कबल वक्त ये सवाल है। एक पहली बात तो ये है कि आप ये देख लें कि एक नई बिल्डिंग खड़ी होनी है, जो ये 3 मंजिला थी, 4 मंजिला थी, कितनी मंजिला थी, जो आज के तखमीना रेट है तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तो मिनिमम कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट है, वो तो आनी है। और ये मैं समझता हूँ अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सरकार की तरफ से बर वक्त अगर इकदाम कर दिया, लोगों में एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, लोगों को सुकून आ जाएगा कि हाँ कुछ दादरसी हो गई है। इसलिए इश्तियाक बेग साहब जो हैं कल इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं, हम ये PMLN का बिज़नेस फोरम डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, ताकि प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकें और जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी को बता सकें कि ये नुकसान हुआ है, ये लोगों की एंजाइटी और कराची की दादरसी करना, बीइंग ए रेवेन्यू जनरेशन सिटी, ये हमारा फ़र्ज़ है। FPCCI की सतह पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि गुल प्लाजा की रिहेबिलिटेशन के लिए फ़ंड्स जारी किए जाएं। इब्तिदाई तौर पर कोई ऐसा ख़ास तखमीना नहीं लगाया जा रहा कि रिहेबिलिटेशन के लिए कितने अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, लेकिन अरबों रुपए की चूँकि मालियत है तो इस हवाले से FPCCI भी इस हवाले से कोशां है, 12 रुकनी कमेटी बनाने जा रहा है और यही मुतालबा है उनका कि रिहेबिलिटेट किया जाए। दूसरा, एक खुसूसी फ़ंड क्रिएट किया जाए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक, जिसके थ्रू जो मुतासरा दुकानदार हैं उनका जो नुकसान है उसका तखमीना लगाकर उनको मुआवजा अदा किया जाए। आइए मजीद स्टेक होल्डर से भी इस हवाले से जानते हैं। मेरे साथ एक और मारूफ ताजिर रहनुमा रऊफ इब्राहिम मौजूद हैं, उनसे भी मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक पूछते हैं। रऊफ भाई, ये बताइएगा कि आए रोज़ हम देखते हैं कराची में कोई ना कोई आफत दरपेश होती है। 2008 में हमें याद है कि बोल्टन मार्केट का एक सान्या हुआ था, आज फिर ये एक रूनुमा हो गया है। आपके क्या मुतालबात हैं, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत पर? हमने देखा कि जो सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान थे, हमारा जो हुक्मरान तबका था, वो 24 घंटों के बाद यहाँ पर पहुँच रहा है। मेयर कराची भी काफ़ी देर बाद पहुँचे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ये बोलता हूँ मिनट में पहुँच गए। इनका काम नहीं था क्या? हुकूमत वक्त सिंध का काम नहीं था? मेयर साहब गैर हाजिर क्यों थे? क्या कॉन्फ्रेंस ज़रूरी थी? क्या ये आग ज़रूरी थी? ये इतने जो आप करोड़पति, अब ये मैं ये समझता हूँ मट्टी में ये बैठे हैं अब, और ये करोड़पति कखपति बन चुके हैं। तमाम जमातें सियासी फारिग हो चुकी हैं, उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करते हैं। प्रैक्टिकल कहाँ है? ये तमाशबीनी भी आप देख रहे होंगे, ये तमाशबीन इतने हो चुके हैं
कि यहाँ रोड पे चलना मुश्किल हो चुका है अभी। अब ये ग्रीन लाइन मंसूबा देख रहे हैं आप, ये 100 फुट का रोड है, इसको आपने इतना ब्रेक कर दिया है, सालों से नहीं बन पा रहा। सबको एक ही स्टिक उठाएं, स्टिक, जब ये अमल होगा, वरना ये पब्लिक हर वक्त रोती रहेगी, आगे लगती रहेंगी। यहाँ फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है, कहीं भी बिल्डिंगों में नहीं है। एनओसी कौन देता है? ये करप्ट माफिया देती है, ये एनओसी देने वाले और जो हमारे ताजिर बरादरी भी है, वो भी नाअहल हैं मेरे हिसाब से। वो हर बिल्डिंग को चेक करें और हर दुकान पे गैस सिलेंडर लगवाएं, आग लगते देर नहीं लगती। और जो ये मुझे पता है कि पहले ट्राम अड्डा था, ये जो गुल प्लाजा बना हुआ ये ट्राम अड्डा था और इसमें 2 फ्लोर थे, इसके बाद 2 फ्लोर और बनाए गए। किससे पूछ के बनाए थे? कौन बनाने वाला, जिम्मेदार कौन था? जी बताइएगा कि एसपीसीए पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनकी मिली भगत के साथ यहाँ पर एक्सटेंशन और इंक्रोचमेंट्स वगैरह जो थी, उनकी वजह से भी आग की जो तपिश थी, जो शिद्दत थी, उसमें इजाफा हुआ। क्या कहते हैं? यार कोई भी ले लें, एसपीसी ले लें या कोई और इदारे ले लें, क्या के इलेक्ट्रिक ले लें, कोई भी ले लें, सब ने अपना पैसा बनाना होता है। और ये नहीं कह सकते कि वो नहीं बना रहा, ये नहीं बना रहा, सब बना रहे थे। और यहाँ तो ऐसा आलम था कि जो मेंटेनेंस ली जा रही थी वो भी करोड़ों रुपए में थी, तो क्या ओपन वायरिंग नहीं हो सकती थी? क्या केबल ट्रे नहीं लग सकती थी? क्या एग्जिट के रास्ते और नहीं बनाए जा सकते थे? 2 रास्ते थे मेन। अब इसमें मैंने ये भी कहा था उस टाइम रात को, कल मैं जब आया, मैंने कहा ये जो इंजीनियर बुलाएं, टॉप कैटेगरी के इंजीनियर बुलाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम खिड़कियाँ तोड़ दें, यहाँ की तमाम खिड़कियाँ ये तोड़ देते तो बर वक्त आग बुझ जाती, लेकिन किसी ने अमल दरामद नहीं किया। यानी गफलत है यार, इंजीनियर तो हायर करते कोई नहीं किया। कब तक होगा, कब तक होगा कराची का ये आलम? कब तक हम मातम करते रहेंगे? कब तक पब्लिक मातम करती रहेगी? करोड़पति करोड़पति बन गया, कब तक मातम करेंगे? जो अपनों से रूठ गए हैं, चले गए दुनिया से, उनके लिए मातम हम भी कर रहे हैं। आए मिलके मातम करते हैं कराची का। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कहा है कि इसके लिए जुडिशल एक कमीशन बनाना चाहिए। उस बारे में क्या कहते हैं? क्या उसका कोई फ्रूटफुल नतीजा निकल पाएगा? देखें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरेस्ट ले रही है, मैं ज़ाती उस पर नहीं जाता और मैं हमेशा अच्छी बात को अच्छी बात कहता हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्टिव हो चुकी है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक्टिव होते नज़र आ रही है। और यही लम्हा है, हम सब मिल बैठे हैं, ताजिर बिरादरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, एक पेज पे आए। ये मातम करने से मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे 10 दिन बाद भूल जाएंगे अब्बा कहाँ हैं, तो सब यहाँ से भूल जाते हैं। हमारी याददाश्तें कमज़ोर हो चुकी हैं, हम जिनके साथ सहना होता है वो भी भूल जाता है। उनकी बीवी बच्चे भी बोलते हैं कि ख्याल करो अब कितना रोगे, सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ। वो कराची का भी सब्र कर लो, सब्र कर लो, मातम कर लो। एक जानिब मेरे लवाहिकीन का मजमा है और दूसरी जानिब बिल्डिंग से डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है। कीमती जानें और कीमती सामान तो जलकर राख हो चुका है, लेकिन शायद एक उम्मीद, एक अच्छे मुस्तकबिल की जो उम्मीद थी, वो भी जलकर खाकिस्तर हो चुकी है। प्रोग्राम सवाल में आपको खुशामदीद। इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, हमारे आलमिया ये है कि जब कोई बड़ा हादसा या सानेहा रुनमा हो जाता है तो उसके बाद हुकूमत से लेकर सोशल मीडिया तक उस हादसे के हवाले से मुख्तलिफ जो तहर्रुक है वो हमें नज़र आता है। दिन रात ख़बरें चलाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या रुनमा न हो, इस हवाले से जामे पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। लेकिन फिर वक्त जो है उन तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर खाक डाल जाता है और ये मामला आस्ता आस्ता दमना शुरू हो जाता है। फिर किसी की तवज्जो नहीं रहती और कोई इस तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि इस्लामाबाद में गैस भरने की वजह से और बाद सिलेंडर धमाके से जो कीमती जानों का ज़िया हुआ, जो नुकसान हुआ, उसके बाद मुल्क भर में कोहराम मच गया और ये कहा जाने लगा कि ये जो LPG का कारोबार है, ये जो गैर मेयारी सिलेंडर हैं और इसकी वजह से जो हादसात हो रहे हैं, इनके तदारुक के हवाले से अमली तौर पर काम किया जाएगा। लेकिन आज भी अगर शहर इक़्तिदार की बात की जाए
तो इसमें बेशुमार ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे एलपीजी की गैर कानूनी फिलिंग, गैर मियारी सिलेंडर्स की ख़रीदो फ़रोख्त बड़े धड़ल्ले से जारी है। और कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये सारा कुछ इंतज़ामिया की नाक के नीचे हो रहा है और कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की आशीर्वाद भी इस सब अमल में शामिल है। इस्लामाबाद में आज हम मौजूद हैं और ये जानते हैं कि गैर मियारी सिलेंडर कैसे कीमती जानों को लुक़्मा अजल बना देता है और इस हवाले से इंतज़ामिया क्या कर रही है हमारे साथ। गैर मियारी सिलेंडर इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे, बड़े हादसात का सबब बन रहे हैं? सर ये जो गैर मियारी सिलेंडर हैं ये कुछ ऐसे लोग हैं जो लोकल सिलेंडर हैं, ये कंपनियां बैठी होती हैं मालूम में इस तरह बैठे होते हैं लोकल सिलेंडर लेके, उनकी वजह से तकरीबन तमाम एलपीजी सिलेंडर वाले जो ये गैर कानूनी सिलेंडर नहीं रखते वो भी बदनाम होते हैं। वो लोकल सिलेंडर ग्राहकों को देते हैं, दे के उनको फंसा लेते हैं, वो कहते हैं जी हम सस्ती देंगे, सस्ती उनको देते हैं, दे के वो जिस तरह फिर वो गलत कर देते हैं। अच्छा ये फरमाइएगा एलपीजी का रेट क्या है इस इलाके की बात की जाए, चूँकि जुड़वा शहरों में अगर देखा जाए तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इसके मुख्तलिफ नर्ख जो हैं वो सामने आए हैं। आप एलपीजी कैसे दे रहे हैं? हम इस टाइम जो दे रहे हैं एलपीजी जो छोटा सिलेंडर 11.8 kg का सिलेंडर वो 3300 रुपये का दे रहे हैं। तो जो बाकी लोकल सिलेंडर कुछ बैठे होते हैं वो ऊपर रेट लगा के वो देते हैं, या गैस कम भर के गैस सिलेंडर में कम भरते हैं 8 kg 9 kg इस तरह भर के वो रेट और कम करके दे देते हैं। अच्छा ये फरमाइएगा फ़ी किलो एक सारिफ जो अगर आपसे गैस ख़रीदता है तो उसको ये गैस कितने रुपए किलो पड़ती है? उसको ये तकरीबन ये पड़ जाती है 280-90 रुपये किलो पड़ जाती है। अच्छा इसकी जो सरकारी निर्ख है अगर 11.8 किलोग्राम वाले सिलेंडर की बात की जाए, जो घरेलू सिलेंडर जिसको अमूमन कहा जाता है, इसका रेट सरकारी 2400 के लगभग है, लेकिन मार्केट में 3300-3600 तक ये पहुंच गया। इसकी क्या वजह है? देखें ये जो 2400 का आप बता रहे हैं ये ओगरा का जो रेट है उस रेट पे कंपनियां नहीं दे रही, कंपनियां हमें कुछ और रेट दे रही हैं। जो ओगरा के रेट पे हमें कंपनियां भी नहीं दे रही, हमें वो दे रही हैं 3300-3400 इस तरह के रेट लगा के वो दे रही हैं, जो हमने आगे उसी रेट पे हमें देने पड़ते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ओगरा जो है वो एक कीमत जारी करती है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वही उसको फॉलो नहीं करती, तो फिर एक आम दुकानदार कैसे फॉलो कर सकते? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कंपनी अब ओगरा का रेट 2400 है, कंपनी हमें दे रही है सिलेंडर 3300 का, तो हम 2400 का किस तरह दे सकते हैं हम वो सिलेंडर, जबकि उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। अगर उनको कहें कि हमें ओगरा के रेट पे थे तो वो कहते हैं कि आप और किसी से ले लें। अच्छा इन्फोर्समेंट जो है वो ज़ाहिर है ओगरा का एक डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इन्फोर्समेंट करवाती है। तो कीमतों के हवाले से यहाँ आपके पास ज़िला इंतज़ामिया के एहलकार आते हैं, क्या इस हवाले से कोई जुर्माना वगैरह होता है आपको जब गैस की ग्राम फरोशी सामने आती है? तो जी बिल्कुल जुर्माने भी होते हैं, दुकानें सील भी की जाती हैं यहाँ पे, तो फिर जो है ना बड़ी मुश्किल से फिर वापस जुर्माने दे के खुलवाई जाती हैं हमने दुकानें, मजबूरी है हमारी खोलने की दुकानें। लेकिन अब जब हम उनको कहते हैं जी पीछे कंपनियाँ, लेकिन कंपनियों को वो पूछते नहीं है, कोई भी कंपनियों को जाके पूछें ताकि वो भी रेट कम करें तो हम भी कम करके दें। अच्छा ये बताइएगा लास्टली हम दोबारा सेफ्टी की बात करते हैं कि दुनिया भर में ये सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसी कौन कौन सी आपकी नज़र से यहाँ कंपनियाँ गुजरी हैं कि जिनसे शहरियों को इज्तनाब करना चाहिए, जिनके सिलेंडर्स गैर मेयारी हैं आपके ख्याल से? देखिए हमारे पास सिलेंडर है, फान गैस के सिलेंडर हैं, पल गैस के सिलेंडर हैं, हमारी ये 2 कंपनियाँ हैं, हम इन्हीं से पके सिलेंडर लेते हैं। बाकी लोकल कंपनियाँ हैं उनके ये मुख्तलिफ़ किस्म के नाम से मुख्तलिफ़ इस तरह ग्रेस हो गए और बहुत सारे इस तरह के नाम हैं जो निकले हैं, वो लोकल सिलेंडर हैं। लेकिन एक आम आदमी को पता नहीं होता है कि लोकल कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा है, लेकिन दुकानदार जो है उनको तो बेचने होते हैं, वो सही बात बताते नहीं है, लोकल को ओरिजिनल करके भी वो बेच देते हैं, आवाम कहती है ठीक है जी ओरिजिनल सिलेंडर है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है ये तो लोकल था। आप यहाँ एलपीजी ख़रीदने के लिए आए हैं, क्या ये जो सुई गैस है वो नहीं आ रही या किस वजह से आप एलपीजी ख़रीद रहे हैं? सुई गैस ना होने की वजह से हमें एलपीजी लेनी पड़ती है मजबूरन तौर पे। सुई गैस उस टाइम देते हैं जब हमारा सोने का टाइम होता है, सुई उस टाइम आती है तो सुबह जल्दी चली जाती है, फिर हम नाश्ता भी नहीं बना सकते, दिन का खाना वगैरह, और रात को कि या मेहमान वगैरह आ जाए फिर गैस भी नहीं होती,
इसलिए फिर हमें एलपीजी लेनी पड़ती है, मजबूरी तौर पर लेनी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि सुई गैस के बिल्लात के हवाले से भी बताएं। आप कह रहे थे कि बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ज़ाहिर है फिर एलपीजी भी महंगी है, तो कितनी मुश्किलात हैं सिर्फ अगर गैस की बात की जाए, खा वो सुई की गैस हो या फिर ये एलपीजी हो? सर देखा जाए तो सुई गैस तो उस तरह आती नहीं है सर्दियों में, तो बिल देखे जाए तो तकरीबन 15,000, 25,000, 23,000 रुपये बहाना बिल आ रहे हैं इनके। उधर से मुश्किलात होती है, फिर इधर से सुई एलपीजी भी ख़रीदें, एलपीजी भी मुश्किलात होती है, इधर से ये भी महंगी है, इसलिए बहुत दुश्वारी होती है। एलपीजी आप ख़रीदने पे मजबूर हैं, यहाँ गैस भरवाने के लिए आए हैं, सिलेंडर लेने के लिए आए हैं। सुई गैस जो है वो कहा जा रहा है कि इसकी लोड शेडिंग भी नहीं है और बाहम फ्राहम भी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, ये तो वैसे को कह रहे हैं कि आ रही है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। सुई गैस तो बिल्कुल आती नहीं है, ठीक है ना, तो मजबूरी है, फिर हमें ये मजबूरी में सिलेंडर जो है ना भरवाना पड़ता है इधर से जी। क्या पोजीशन है बिल्लात की और एलपीजी की कीमतें भी ज़ाहिर आसमान से बातें? बिल तो उसी तरह आते हैं, गैस तो आती नहीं है पूरा महीना, तो बिल उसी तरह फिर आ जाते हैं, महीने का 4,000, 5,000 रुपये इतना बिल आता है। तो उससे ये है कि सिलेंडर वारे में पड़ता है, सिलेंडर ये है कि 3-4 हज़ार का सिलेंडर पड़ता है, तो इसकी टेंशन नहीं होती है कि महीने के बाद आपका इतना बिल आएगा। वो ये होता है कि नगद बंदा भरवा के ले जाता है इधर से, तो महीने के बाद की टेंशन नहीं होती है कि उसका ये होता है गैस भी नहीं होती है और महीने के बाद बिल भी देना पड़ता है, ठीक है ना, वो नुकसान में होता है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से कि ज़ाहिर है एलपीजी जो है ये ख़रीदना अफोर्ड करना मुश्किल है, अगर सुई गैस बाहम मिलती रहे तो वो शहरियों के लिए ज़्यादा आसान है? हाँ, आसानी है ना, ज़ाहिर बात है, जब सुई गैस मिल जाएगी, ठीक है ना, तो वो फ़ायदा होगा हमारे लिए ज़्यादा। इस इलाके में गैस की दस्तयाबी है, सुई गैस आती है? नहीं, सुई गैस का बहुत बंदिश है इस जगह पे, क्योंकि सुबह नाश्ते का टाइम जब होता है उस टाइम भी गैस नहीं है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो गैस समझ लें खाने के टाइम होती ही नहीं है बिल्कुल ही। अच्छा, तो बिल्लात की क्या पोजीशन है और क्या मसाइल का फेस करना पड़ते हैं जब ज़ाहिर है गैस नहीं होती और फिर एलपीजी ख़रीदना पड़ती है? एलपीजी तो बहुत ज़्यादा समझ लें गुंजाइश से भी बाहर चली गई है, वो बहुत महंगी है, और दूसरा जो सुई नादरन गैस है वो तो आती भी नहीं है, लेकिन बिल उसके इतने ज़्यादा हैं कि बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से हुकूमत से? मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि ये बुनियादी चीज़ें हैं, इन बुनियादी चीज़ों को फिर थोड़ी सी तवज्जो दें, ताकि जो गरीब अवाम है, हमारे जैसे लोग हैं, वो ज़रा आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद बड़ा वावेला मचाया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा इस्लामाबाद में ब्लास्ट का एक बड़ा वाक़या हुआ गैस की वजह से, तो ये जो गैर मियारी सिलेंडर का एक माफिया है मार्केट में, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? इसकी रोकथाम होनी चाहिए। ये जो गैर कानूनी तौर पे फिलिंग हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, और जो बाज़ारों में मार्केटों में शॉप्स हैं ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक समझ लें कि बम हमारे साथ बंधे हुए जो घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मार्केट से बाहर होनी चाहिए। अगर है, पहली बात तो ये है कि फिलिंग नहीं होनी चाहिए, ये गैर कानूनी है, जो इस काम को रोकना चाहिए इनको, और जो ये बंद सिलेंडर भरे हुए हैं वो लाने चाहिए मार्केट में, फिलिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये फरमाइएगा कि यहाँ इसी मार्केट में आपके गिरदोनवा में ये चीज़ भी सामने आई है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो आके इनको जुर्माने कर देती है, बाज़ औक़ात भत्ता ले लेती है और बदस्तूर काम जो है वो जारी रहता है। कितनी निगलिजेंस है, कितनी लापरवाही है हुकूमत की, क्या कहना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा लापरवाही है। इधर एक दिन के लिए भी सील नहीं होती, यहाँ पे एक बंदा आता है वो सील करके जाता है, 2 घंटे के बाद दुकान दोबारा ओपन हो जाती है। ये चीज़ें बिल्कुल हुकूमत की तरफ से या इदारे की तरफ से लापरवाही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही। ये जो सिलेंडर है इसके मयारी होने की क्या निशानियाँ, और एक आम आदमी कैसे देख सकता है कि एक सिलेंडर वो जो ख़रीद रहा है वो मयारी सिलेंडर है? जी सर, ये जो सिलेंडर है उसको आप गैर म्यारी या म्यारी है, ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है, इसको देखने के लिए बाकायदा ये ओगरा की स्टैंप लगी होती है इसके ऊपर। इसको देख लें, सीरियल नंबर वगैरह लगा होता है, कंपनी का सब कुछ लगा होता है। ये ओगरा की स्टैंप जिस सिलेंडर पे लगी है वो ओरिजिनल सिलेंडर है। जो लोकल सिलेंडर है गुजरांवाला के तैयार हुए, उन पे स्टैंप वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं होता उन पे, वो गैर म्यारी होते हैं। उनको ऊपर सिर्फ बस हल्का सा नाम लिखा होता है कंपनी का, बाकी उन पे ना कोई स्टैंप लगा सकते हैं ना ही कुछ लिख सकते हैं सीरियल नंबर वगैरह। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो इसकी सील है, ये मैं देख रहा हूँ कि बाकायदा एक सील लगाई गई है। आम सिलेंडर के ऊपर तो सिर्फ एक वो शायद
प्लास्टिक की या एल्युमिनियम की एक फॉइल सी लगाई जाती है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये जो सील है ये कंपनी की तरफ से होती है। ये जो जब आते हैं सिलेंडर ये कंपनी की तरफ से ये बाकायदा सील होती है। जब ये कंपनी में भराई के लिए जाते हैं कंपनी इनको चेक करती है, इसकी मुद्दत चेक करती है कि ये एक्सपायर तो नहीं हुआ। अगर एक्सपायर हुआ हो सिलेंडर चेंज करके वो नया सिलेंडर देती है कंपनी। जो गैर मेयारी सिलेंडर हैं वो कंपनी में जाते नहीं हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं होता है कि ये गैर मेयारी है, इनकी मुद्दत ख़त्म है, कैसे नहीं है, तो वो फिर ज़ाहिर बात है उसने तो फटना था। दुनिया भर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम ममालिक के जिनमें गैस की फरावानी भी है वहाँ पे भी जो इस्तेमाल है वो इसी सिलेंडर का, एलपीजी सिलेंडर का ही किया जाता है। एक सिलेंडर ख़रीदते वक्त इस बात का तयन अज़ हद ज़रूरी है कि जो सिलेंडर आप घर लेके जा रहे हैं क्या वो सेफ्टी के एतबार से क्या वो मयारी है या नहीं। और इस हवाले से एक ओगरा की जानिब से बारहा एडवर्टीज़मेंट भी जारी की जाती है और एक पूरी लिस्ट बनाई गई है कि कौन कौन से सिलेंडर मयारी हैं। एक मयारी सिलेंडर क्या होता है उसकी तमाम निशानियां हमने आपको बताई। उम्मीद है कि जब आप सिलेंडर ख़रीदने जाएंगे तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखते हुए सिलेंडर ख़रीदेंगे। क्या रेट है एलपीजी का आज? 310 रुपये किलो। 310 रुपये फ़ी किलो। और ये जो घरेलू सिलेंडर है 11 किलोग्राम का, 11.8 किलो का, इसका रेट क्या है? 3700 रुपये। इसका सरकारी जो निर्ख है उससे बहुत ज़्यादा महंगा आप बता रहे हैं, इसकी वजह क्या है? सर रेट सस्ते नहीं मिलते। रेट जो है ना प्लांट का रेट आज वो 3200 रुपये है। इस पे किराया हो जाता है, मज़दूर का ख़र्चा, गाड़ी का ख़र्चा, वो भी तो होता है ना सर। अच्छा ठीक है, आपके पास मैं देख रहा हूँ कि जो सिलेंडर्स पड़े हुए हैं ये अप्रूव्ड सिलेंडर हैं ओगरा की जानिब से जो लिस्ट जारी की है, लेकिन जो फिलिंग है ये गैर कानूनी है। तो क्या इसके ऊपर यहाँ इंतज़ामिया के लोग आपके पास आते हैं? जी सर आते हैं। क्या कहते हैं? फीलिंग पे पाबंदी है, ये ना करें। अच्छा, तो इसके हवाले से कुछ जुर्माना वगैरह करते हैं आपको? क्या करते हैं? जी जुर्माना करते हैं। कितना जुर्माना की? दुकान सील होती है जुर्माना करते हैं, कभी 10,000 कभी 15,000। अच्छा हाँ जी। तो फिर ये दुकान जब सील हो जाती है तो फिर ये वापस खुलती कैसे? जाते हैं जुर्माना हो जाता है, एसी के सामने पेश होते हैं, उसके बाद खुल जाती है। जुर्माना करते हैं उसके बाद ओपन हो जाती है और फिर दोबारा से वायलेशन फिर करनी शुरू? वायलेशन होती है। ये हिसाब क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि ये अगरचे आपने अप्रूव्ड सिलेंडर रखे हुए हैं अच्छी बात है, चूँकि तहफ़्फ़ुज़ सबका होता है इससे। जब आप एक गैर मेयारी सिलेंडर बेचते हैं तो उससे कई ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ जाती हैं, तो ये जो गैर कानूनी काम है तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। ये ज़हरी बात नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार है फिर जब जुर्माना कर देते हैं, जब पैसे दे देते हैं उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं, वही हिसाब होता है। वो फिर आ जाते हैं, सील कर देते हैं, फिर वही हिसाब होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। इस्लामाबाद जैसे महफूज शहर में एक बड़े हादसे के बावजूद एलपीजी का गैर कानूनी कारोबार ज़ोरों शोर से जारी है। इसके पीछे कहीं हमें इंतज़ामिया की आशीर्वाद नज़र आती है तो कहीं आवाम की कम आगाही भी इसका सबब बनती है। लोग आज भी वही सिलेंडर्स ख़रीद रहे हैं जो खुदा न ख्वास्ता किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ओगरा की जानिब से एलपीजी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के लिए सज़ाओं में इजाफ़ा तजवीज़ किया गया है। ये बिल पार्लियामेंट में मंजूरी का मुंतज़िर है। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट कब इस बिल को मंजूर करती है और एक डेटरेंस का जो फैक्टर है ताकि वो आ सके और गैर कानूनी कारोबार को रोका जा सके। प्रोग्राम आपने देखा, अपने फ़ीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से हैदर खल अवामी मसाइल के हवाले से हमें आगाह करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खल। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर के मशहूर इलाके में मौजूद हूं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो आपको आवारा कुत्ते नज़र आएंगे और ये बिल्कुल फिर रहे हैं। और आजकल कुत्तों के काटने के जो वाक़यात हैं वो भी काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने भी नोटिस लिया है। लेकिन इसके बावजूद आपको ये जो कुत्ते हैं ये नज़र आ रहे हैं। ये किसी को भी अगर काटते हैं एक झुंड में तो वो बंदे का काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह के लाहौर में हालात हैं और जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, जिनके
बच्चों को काटा जा रहा है वो काफ़ी परेशान है और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ये जो कुत्ते हैं इनका बंदोबस्त किया जा सके ताकि जो इंसानी जानें हैं उनको बचाया जा सके। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मुतासरा लोग हैं वो किस हाल में। मुतासरा बच्चा हमारे साथ मौजूद है जिसको कुत्ते ने काटा। ये आप देख सकते हैं कि 3 साल का ये बच्चा है और ये टांके लगे हुए हैं और काफ़ी जो हालत है वो ख़राब है। और ये जो आवारा कुत्ते हैं इस मोहल्ले में फिर रहे हैं, झुंड की शक्ल में जो कुत्ते हैं इधर मौजूद हैं और जो वालदैन हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि जो हुकूमत है कोई इस पे पॉलिसी बनाए और ये जो कुत्ते हैं इनका ख़ात्मा किया जा सके। और हम बात करने की कोशिश करेंगे अगर बात हो सके। तो भाईजान आप मुझे बताइएगा कि कितने आवारा कुत्ते फिर रहे हैं? इधर तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, लेकिन फ़िलहाल सर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि आपके सामने मुझे इतनी परेशानी है। ये काफ़ी कंडीशन आपको दिखा रही है कि बच्चे का क्या हशर बना हुआ है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। ये 3 दिन पहले आप देखते ना तो आपका एक दफ़ा ना पाँव नीचे ज़मीन ही निकल जाती है, इतना ज़्यादा ये बच्चे को चोट लगी। परेशानी की सूरत में है और ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे। कंडीशन आपके सामने है और लोग काफ़ी परेशान हैं इन जो आवारा कुत्तों की वजह से और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनका कोई हल निकाला जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने काफ़ी आवाज़ उठाई है इस इशू पर। जो कुत्तों के काटने के वाक़यात है काफ़ी इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कहते हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, आवारा कुत्तों का जो मसला है ये बड़ा हसास मसला है और 60,000 से ज़ायद आवारा कुत्ते जो हैं वो लाहौर में अवाम पर हमला आवर हैं। और अगर इनकी यूसी के एतबार से देखा जाए तो 274 यूसीज़ में 219 कुत्ते एवरेज बनती है। ये बहुत बड़ी एवरेज है। मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 7-8 माह से पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी लाहौर जो है इस पे वर्किंग हमने की। हमने बार बार इश्यूज़ को उठाया, चीज़ों को लेकर चले। देखिए, अगर 1 साल का हम डाटा हुकूमती ज़राए का डाटा कोड करें तो 1 साल में पंजाब भर में 1,72,000 केसेस जो हैं वो कुत्ते के काटने के रिपोर्ट हुए, जिसमें कुछ जाने भी गई और लोग जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश से जो है वो वापस आए। इसी तरह अगर मैं आपको ये जो 2025 है इसके सिर्फ 45 दिनों के डेटे की बात करूं, फरवरी का महीना और 15 मार्च तक, तो 35,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 800 केसेस सिर्फ और सिर्फ आपके लाहौर शहर के रिलेटेड 45 दिनों में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सेंसिटिव इशू है जहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान अगर इंसान को मारे तो उसको सज़ा है, लेकिन कुत्ता अगर इंसान को मारता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी लाहौर ने 8 तजावीज़ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज हल क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि इस मसले का हल क्या है, किस तरह से ये हल होगा, चूँकि काम तो इस पर किया जा रहा है? देखिए, ये मसला जो है ये हल करने के हवाले से 8 तजावीज़ जो हैं हमने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इस हवाले से बार बार पेश कर चुके हैं। वो ये है कि पूरी दुनिया में ये चलता है कि कुत्तों को TNR प्रोग्राम के तहत जो है वो न्यूट्रलाइज़ किया जाता है, उनको वैक्सीनेशन दी जाती है, उनके डॉग सेंटर्स मौजूद हैं। इसी तरह जो है वो डॉग सेंटर्स के साथ साथ उनकी एक हेल्पलाइन जो है वो मौजूद होती है और बल्दिया का जो इदारा है वो सारी चीज़ों को लेकर चलता है। इसी तरह अगले मरहले में अगर जाएं तो वहाँ ज़ाहिर है जदीद दौर में इलाज की सहूलियात हैं, वैक्सीनेशन की फ़राहमी है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो हमने इनके साथ साथ ये भी हाल तजवीज़ किया था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, जो NGOs काम कर रही हैं कुत्तों की, उनको 5-5 हज़ार कुत्ता जो है वो गिफ्ट कर दें। गिफ्ट कर दें? बिल्कुल गिफ्ट कर दें। वो चूँकि कुत्तों के हवाले से काम कर रही हैं, उनकी वेलफेयर का काम करना चाहती हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें इंसानों के महफूज होने पर जो है वो जो खदशात हैं वो दूर होने चाहिए कि आवाम की ज़िंदगी आसान हो। हम कोई जानवर दुश्मन लोग नहीं हैं, हम भी समझते हैं कि जानवरों के भी हकूक़ हैं, उनकी भी हिफाजत होनी चाहिए। 5-5 हज़ार कुत्ता उनको गिफ्ट कर दें या हमसाया ममालिक को बड़ी तादाद में कुत्ते भेज दें, तोहफ़ातन भेज दें, बिज़नेस कर लें। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है। कौन से ऐसे ममालिक हैं जिधर भिजवाया जा सकते? देखें, आपके करीब जो हमसाया मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ तो कुत्ते की कदर ही बहुत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है इसका हल फौरी तलाश करने की ज़रूरत है।
ये जो खबर का चलना, नोटिस लेना, ये खुश आइंद बात होती है, लेकिन उससे अगले मरहले में जी इजलास हो गया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने इजलास कर लिया, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को लिया, फिर 82 दिन गुजर गए, 82 डेज़ के बाद फिर इजलास किया तो वही नोट्स थे। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा नई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को इसका दोबारा से नोटिस लेना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जो बैरियर्स और हर्डल्स हैं, उन्होंने 8 रुकनी कमेटी जो बनाई थी इस मसले के हल के लिए 10 फरवरी की जो तारीख़ है दे दी गई है कि इसकी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की जाए। इब्तदाई रिपोर्ट तो बार बार मीडिया पे आ रही है। 2-4 दिन पहले 2 बच्चों को फिर कुत्तों ने ज़ख्मी किया है। मैं उनके घर गया हूँ, वो जो बच्चा है सदाम हुसैन 3 साल का मासूम बच्चा, आप देखें आप परेशान हो जाएंगे। वो जो बच्ची है 5.5 साल की उम्मे हबीबा, उसकी बहन, आप देख नहीं सकते। और कुत्ते हैं हर गली में मौजूद हैं, हर टाउन में मौजूद हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जिसको आप बड़ी अच्छी सोसाइटी समझते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वहाँ भी आवारा कुत्ते मौजूद हैं। ये एक चैलेंज बन चुका है। इस चैलेंज से निपटने के लिए इसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मैं दरख्वास्त करूँगा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से कि इसको तरजीह में रखते हुए फौरी तौर पे जो है वो अपनी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जो सुस्ती और काहली है उसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से इजलास बुलाएं। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद अजहर सदीक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने एक पिटीशन दायर की है आवारा कुत्तों के हवाले से हाई कोर्ट में, तो अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है और इसका क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। आवारा कुत्ते सड़कों पर आज़ाद घूमते हैं, फिर रहे हैं। इंसानी निज़ाम शहर से आज भी डर रहे हैं। कुत्ते को रोटी मिलती है हर कूचाए बाजार, इंसान सवाली बनकर इंसाफ ढूंढ रहा है। ठीक है ना जी। जरा बुनियादी तौर पर समझना ये है, हकूक सारे हैं। मैं ये कहूँ कि हकूक सारे नहीं है, सबके हकूक हैं। बुनियादी हकूक सबके, कुत्तों के भी बिल्कुल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपके पाँव में अगर जहर आ जाए आप काट देते हैं, है ना। यानी ये जो कहना कि भाई एक कुत्ता जो जहरीला हो जाए वो काटने पे दूसरे को नुकसान पहुंचा दे, और आप इमेजिन कर लें कि 2024 में सिर्फ थोड़ा 1 साल का जो डाटा इकट्ठा किया, 1796 में अस्पताल में कुत्ते जिन्होंने काटा है आवारा। और देखिए इनकी बर्थ कंट्रोल पॉलिसी भी, हालांकि वो बर्थ कंट्रोल पॉलिसी से जो है ना आप खुदारा वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। बुनियादी तौर पर एक कॉन्सेप्ट हम साथ और कर रहे हैं और इसमें मैं पूरी दुनिया में भी राब्ता कर रहा हूँ कि इनके लिए, यानी ऐसे कुत्तों के लिए जो आवारा है, इनके लिए कुछ सेफ डॉग सेंटर्स बनाए जाएं। जो ये हुकूमत का काम है वो नहीं कर पा रही। अगर नहीं बनाए तो क्या सड़कों पे फिरते रहे लोग, अपना गाँव बाजारों में काटते रहे, सर खाते रहे? ये नहीं हो सकता। जो ये एक बहाना बनाया जाता है कि जनाब बड़े भाई तो क्या गाय भैंस, चले गाय या बकरे, ये भी तो इंसान, ये भी तो इनका भी तो, इनको ज़िबा क्यों किया जाता है? मुर्गियों को ज़िबा क्यों किया जाता है गोश्त के लिए? कॉन्सेप्ट ये नहीं है, ठीक है ना जी। और पूरी दुनिया, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता उस नस्ल का जो पूरी दुनिया के अंदर लोग बड़े शौक से, हमारे तो दीन ने मना किया हुआ, लेकिन वहां भी देखें जरा, फिर तो उनके हकूक भी होने चाहिए। उनके हकूक नहीं है या ये जो है ना। और वहाँ पूरी दुनिया में अगर रखा जाता है ना कुत्तों को, मैं यूके में रहा हूँ तो वो बड़े ध्यान से यार बच्चों की तरह पालते हैं। अच्छा। लेकिन वो ध्यान रखते हैं, वो उसको ना काटने नहीं देते। हमारे यहाँ है नहीं, ऐसी तंजीमें नहीं हैं। कोशिशें कर रही हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए कोई सहारा सूरा मिल जाए। NGOs काम तो कर रही हैं। देखिए ये NGO के बस का काम नहीं है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। और कुछ NGOs तो ऐसी हैं कि जिनका काम सिर्फ पैसे बनाना है, बड़े अदब के साथ, अच्छा नहीं है। लेकिन अब जो बुनियादी तौर पर 2 पटिशनें हैं, एक पटिशन आई है उन कुत्तों को बचाने के लिए, हम कह रहे हैं बचाएं भी, लेकिन इंसान ही जाने, अशरफुल मखलूकात है, उसके लिए एक बाकायदा कमेटी बनवाई। अब दूसरा देखें ना जुल्म क्या है, साथ एक और चीज़ भी है। कुत्ता जब काटता है तो रेबीज की मेडिसिन दस्तयाब ही नहीं है, वैक्सीन। उससे क्या होता है? उससे बड़ा नुकसान। देखें ना क्या है, यानी 2 चीज़ें हैं मल्टीपल। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, दूसरा ये। और इसीलिए पूरे पंजाब का डाटा हमने कहा, सिर्फ यहाँ लाहौर का नहीं है, ये तो मैं अस्पताल का सिर्फ एक अस्पताल का है ना, पूरे पंजाब का डाटा कमेटी बन चुकी हुई है। मैं बार बार खत लिख चुका हूँ, मैं खत एक आपको भी दिया, हो सके तो बैकग्राउंड पे चला दीजिए। मैंने लिखा है उनको कि क्या किया अब तक आपने, इस पर अमल दरामद क्या है। 10 फरवरी को समाअत है और उससे पहले उम्मीद है कि कोई ना कोई वो
इस पर रिपोर्ट लेकर आएंगे और सारे हालात लाएंगे। कमेटी बनी है वो अदालत के कहने पे बनी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये काम तो देखें ना असूली तौर पर ये तो हुकूमत वक्त का है। हुकूमत वक्त सोई हुई है ना, तो भाई हम तो नहीं सोए हुए ना। यानी सियासत की नजर हर चीज को मरियम नवाज नोटिस ले ली है। रावलपिंडी में एक वाकया हुआ, उस पे भी उन्होंने नोटिस लिया कुत्तों के काटने। नोटिस मिलिया, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। यानी कुत्तियां दा नोटिस ले लिया, इतने इंसानी जाना दा जो हाल होंदा पे वो आप सोच नहीं सकते। ये नोटिस ही क्यों लिया जाता है? यानी ये जो आप बैठकर शहर का सत्यानाश वैसे ही कर रहे हैं, जैसे मैं वैसे बताऊं, शहरों का सत्यानाश आप वैसे ही कर रहे हैं। माहौल यहाँ का खराब हो गया, दरख्त काट दिए, तबाही और बर्बादी कर दी, ठीक है ना जी। इकोलॉजी को देखे ना, अब जरा कभी ये सोचा, चले यही बात करनी है। हम बचपन में ना वो एक जहाज उड़ाया करते थे, याद है आपको? नहीं कागज का नहीं, ना 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 ना, हम धागा बांधा करते थे, उड़ा करता था। अच्छा ठीक है ना। जुगनू देखा कभी आपने? आप कब? गाँव में देखा। तो यार लाहौर में जुगनू हम पकड़ा करते थे जुगनू यार। तितलियां कभी देखा आपने ये? और यहाँ वो गिद्ध आया करते थे, कहाँ है वो सारे, किधर गए वो? यानी इनको इतना ख्याल, यानी खुदारा यार आपने इकोलॉजी का या इन चीजों का बैलेंस करना है तो ये भी तो करे ना। जहाँ वो उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, ठीक है ना। और ये वाला जो मामला, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान दूसरे इंसान को काट ले, हैं, पता है पर्चा होता है, सजा भी होती है। तो कुत्ते को सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ चले, मैं ऑन लाइटर मूड कह रहा हूँ कि वजह क्या है कि वो एक ऐसी मखलूक है कि जिसको ना सिस्टम के हवाले से ना उसकी सोच वो है। यानी वजह ये है ना, तो इसलिए उसको बांध के रखना पड़ता है। इंसान अगर पागल हो जाए, एक बात कह रहा हूँ, पागल हो जाए, क्या करते हैं? पागल खाने में रखते हैं ना। यहाँ जो आवारा कुत्ते जो है ना, इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उनकी नेचर कुछ इस तरह की हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पर एक अगर आप अपने शेर को जंगल में रखें तो गोश्त खाएगा, एक घर में रखे घास फूस। आपको नहीं लगता कि एक इंसान जब दूसरे इंसान को कोई जख्म देता है तो उसकी सजाए मौत नहीं होती? नहीं, मैं सवाल ये नहीं है। देखिए मैं अब मिसाल के तौर पर काटा है ना, काट के अगर जहर हो गया है, ठीक है ना जी, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इसका इलाज नहीं है। या तो आप उन कुत्तों का इलाज के इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अगर आप समझते हैं, आप चाहेंगे प्रॉपर सहूलियात दी। वो डेफिनेटली। देखिए दो एंगल है। पहली तो बात है भाई, ये तो नहीं मैं सड़कों में बच्चों को काटता फिरे, माजरत के साथ फिर उसकी सजा जो है, फिर सजा यही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, अगर उन्हें बचाना है आपने, और हम उस पर भी तो काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉग सेंटर्स बने, और उसके लिए बड़ी कोशिश और काविश हमारी है। हुकूमत वक्त का काम है कि इसको देखे, सारा देखे। पहले ये इनका काम है, म्यूनसिपैलिटीज़ का काम है। लोकल गवर्नमेंट यहाँ काम नहीं कर रही। अगर लोकल गवर्नमेंट काम कर रही होती तो ये उनका काम है। सड़कों पे कुत्ते ना आए, आगे ना फिरे, उनको संभालें, रखें, उनके लिए कोई मुनासिब जगह बनाएं। यानी उनको ऐसी जगहों पे, यानी सवाल ये है ना कि अपना ऐसे लोगों को, जैसे पागल आदमी को कैद किया जाता है, मुक़य्यद किया जाता है ताकि ठीक हो जाए, तो इनको भी यहाँ से अलहदा करना है। अगर आपके पास नहीं है सिस्टम तो फिर इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून बड़ा क्लियर है इस हवाले से। बर्थ कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट पे भी आप आ जाएं, उससे भी मसाइल हल नहीं हो पाए हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि दोनों बैलेंस रहें। यानी ये लाजमी नहीं है कि मारा भी जाए, मैं खुद इसके हक़ में हूँ, ना मारा जाए, लेकिन अगर नहीं मारा जाएगा तो फिर सड़कों पे फिरने नहीं दिया जा सकता। इसलिए एक जामे पॉलिसी सामने आए, उस जामे पॉलिसी को सामने रख के इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि एक हुकूमत की जानिब से ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिससे जो ये रोज़ वाक़यात आ रहे हैं कुत्ते काटने के, ये कम हो जाएं। और जो कुत्ते हैं इनका मकसद है कि उनके लिए जो डॉग सेंटर है वो बनाए जाएं। प्रोग्राम में अपने मेज़बान हैदर खरल को इजाज़त दे। रब रख।